मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बच्चों मुझे बता दो। यस मैम। ओके, 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 ओके। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक काम और था, कल जो है यहाँ पर जो है मेरी स्क्रीन पर आखिर में किसी ने ओके लिखा था, तो वो ये ना समझे कि मुझे पता नहीं चला, वो वजह था जिसने ये हरकत की थी। अब अगर किसी ने ये हरकत की है तो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है और मुझे पता चल जाता है, तो ये ना समझेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। ये मैंने कहा क्लास खत्म तो लिख दिया ओके। अच्छा खैर, हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि रेडिएटिव डीके लॉ होता क्या है, कि आपके पास जब कोई देखो हर चीज को अल्लाह ताला ने जो है क्या किया है, जवाल का कहा है, यानी हर दुनिया में हर जो चीज है, हमारी पूरी कायनात में जो भी चीज है, हर चीज को जवाल आता है। जैसे कि हम नॉर्मली स्पेस फिजिक्स की बात करें, एस्ट्रॉइड मेस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, वो भी कहीं ना कभी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब क़यामत करीब होगी, सूरज चांद सितारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन जो है करीब आ जाएगी, सूरज चांद सितारे ये भी करीब आ जाएंगे, जो पहाड़ हैं वो रुई के गालों की तरह, ये निशानियां है ना क़यामत की। तो इसी तरीके से दुनिया में हमने जो रेडियो एक्टिव, अब साइंस की बात करें, साइंस की कहती है कि इस वक्त जो है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी इस साल, लेकिन इसका किसी को पता नहीं है कि दुनिया कब खत्म हो जाए। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, जिसको एक इंसान ने ही जो है ड्राइव किया हुआ है। तो इसके बारे में तो उसको भी पता होगा। अच्छा खैर, अच्छा, डीके प्रोसेस इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। प्रोबेबिलिस्टिक से मुराद है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपके पास चांसेस की बात करते हैं आप, जिसमें आपको पता हो कि हाँ ये हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने लिखा है, द डीके प्रोसेस इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यानी बात चांसेस पे डिपेंड कर रही होती है डीके प्रोसेस के, ये इस वक्त इसका डीके होगा, इसका इस वक्त डीके होगा, एंड कैन बी डिस्क्राइब विद स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज containing a large number of radioactive nuclei। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो डीके प्रोसेस होता है नेचुरली जो है, वो कैसे होता है, वो चांसेस होते हैं कि किस तरह उसके जो है, क्योंकि डिपेंड कर रहे होते हैं वो कुछ कैलकुलेशंस पे, ठीक है। तो इट मीन्स वो आगे कहते हैं कि ये जो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, ऑफ जिसका साइज क्या हो, मैक्रोस्कोपिक साइज हो, और जो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लाई, और उसमें ज्यादा तादाद हो किसकी, रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लाई की। For such large numbers, the rate at which a particular decay process, हम जो बात कर रहे हैं फॉर सच अ लार्ज नंबर, इस लार्ज नंबर की, किसके, रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लाई की, अगर इसका प्रोसेस किस तरीके से डीके प्रोसेस हो, एक खास डीके प्रोसेस हो, लेकिन किस तरीके, द रेट एट विच द डीके पर्टिकुलर डीके प्रोसेस इन अ सैंपल is proportional to the number of radioactive nuclei present। अब यहाँ पर इन्हों कहा क्या है, रेट का मतलब है चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक खास पर्टिकुलर टाइम पे इसमें डीके प्रोसेस होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सैंपल ले लिया, सैंपल से मुराद है कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अभी आपने उसको कहा कि वो क्या, एक सैंपल है, और उसमें क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लाई जो है क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई हैं। अब वो कह रहा है कि एक खास वक्त पे उसमें टाइम टू टाइम उसमें क्या होगा, रेट यानी टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के हिसाब से उसमें डीके आना शुरू हो जाएगा, यानी उसका जो है टाइम पीरियड खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि उसमें जो है सलाहियत कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो है मेन जो है काम क्या होता है कि वो रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं। अब वो बिल्कुल न्यू होंगे तो जाहिर है हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उसमें से रेडिएशंस एमिट आउट हो रहे होंगे, अल्फा और बीटा गामा या कोई भी रेजेस में से एमिट आउट हो रही होंगी, तो उस वक्त तो वो ज्यादा तादाद में होंगी। जो नई नई चीजें होती है ना, वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है, उसमें ज्यादा सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है हर चीज देने की। लेकिन जैसे 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 वक्त गुजरता है, तो
उसकी चीज़ों में भी मतलब उसमें भी डीके होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कब एक कैपेसिटर होता है या एक रेज़िस्टर होता है, वो हमेशा वैसे ही एक्यूरेट अपनी जो है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा वो नहीं रहता, बल्कि उसमें व टाइम टू टाइम उसमें जो है एक वक़्त आता है कि जैसे कि कैपेसिटर है वो ज़ उस उतना चार्ज करना उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज नहीं करता कि जितना वो बिल्कुल स्टार्ट में कर रहा होता है। ठीक है? इसी तरीके से हमारी एग्ज़ाम्पल मज़े की एग्ज़ाम्पल किसकी है? टीवी की है। अगर हम रिमोट कंट्रोल होता है हमारा, हमने उसमें नई-नई जो है बैटरी डाली, पहले तो हमारे चैनल चेंज होते रहते हैं, बड़े मज़े से तेज़ी-तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि हमारा जो है रिमोट जवाब देना बंद कर देता है और हम पाकिस्तानियों की ख़ास वजह है कि हम लोग उसको कैसे ठीक करते हैं, हाथ में मार-मार के ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में ऐसी कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, फ़िज़िक्स में हर चीज़ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम बात कर रहे थे रेडियोएक्टिव डीके लॉ की कि हमारे पास अगर एक लार्ज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई है, अगर उसमें डीके आ रहा है, ठीक है? एक खास किस्म का डीके प्रोसेस हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से उसमें चेंज आए? द रेट एट व्हिच यानी टाइम के हिसाब से चेंज आए। और किस में चेंज आएगा? उसके रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई में। दैट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लाई हैव नॉट बीन डीकेड। उस टाइम पे वो डीके नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास जो जब डीके होगा उस सैंपल में, तो वो प्रोपोर्शनल किससे होगा? नंबर ऑफ डीके न्यूक्लाई प्रेजेंट। यानी जो डीके होगा वो किसके बराबर होगा? आपके नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई जो उस वक़्त मौजूद होगा। अब इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से कह रही है। If n is the number of undecayed radioactive element, यानी फॉर एग्जाम्पल हम लोग बार-बार मैसेजेस करते हैं और फिर ये चीज़ जो मैं हटा देती हूँ ये सामने आ जाती है मेरे। ठीक है? यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ n इज़ द नंबर, n क्या है? नंबर ऑफ लार्ज रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई, यानी अभी उसमें डीके नहीं हुआ, वो इस वक़्त प्रेज़ेंट है, उस वक़्त मौजूद है। अब वो कह रहा है अगर इसमें चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा? n रिप्रेज़ेंट किसको कर रहा है? एक ऐसे न्यूक्लाई को रिप्रेज़ेंट कर रहा है रेडियोएक्टिव सैंपल के जिसमें अभी डीके नहीं हुआ है। लेकिन वो दिखाना चाह रहा है कि इसमें अगर रेट ऑफ चेंज आए तो वो किसके इक्वल होगा? हम इसको कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके n के। लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास ये सिंबल आ जाता है माइनस अल्फा। ठीक है? तो ये बराबर है किसके? नेगेटिव ऑफ रेडियोएक्टिव, और ये लैम्डा क्या कहलाता है आपके पास? डीके कांस्टेंट कहलाता है। ये डीके कांस्टेंट हमें क्या बता रहा होता है? ये हमें ये बता रहा होता है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इस जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई आपने लिया है, इसका जो है डीके जो है क्या हमें किस तरह जो है इसमें डीके होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें हम बात कर रहे होते हैं इसकी हाफ लाइफ की भी, हाफ लाइफ से भी हमें पता चल रहा होता है। अच्छा, फिर हमने बात की वेयर अच्छा नेगेटिव साइन जो है शो किसको कर रहा है? इसमें ये शो कर रहा है कि इसमें जो है ना आपके पास जो है जो डीके हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक डायग्राम ली गई है, एक डायग्राम में यहाँ पर जो है एक लेड की सोर्स ली गई है और इसमें मौजूद यहाँ पर क्या है? मिक्सचर ऑफ सोर्सेस। एक ऐसी सोर्स ली गई है जिसमें आपके पास जो है क्या है? इसमें आपके पास इसमें सलाहियत एक ऐसा रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई लिया गया है जिसमें आपके पास सलाहियत है अल्फा, बीटा, गामा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जो है यहाँ पर क्या रखा हुआ है। ये एक ऐसी मिक्सचर सोर्स है जिसके अंदर जो है अल्फा, बीटा, डी के तीनों जो है हमारे पास जो है अल्फा, बीटा, गामा तीनों रेज़ेस को इमिट आउट करने की सलाहियत है। अब वो कहता है कि आपके पास जब आप इस सोर्स को जो है ना इसकी टारगेट पार्टिकल से जो है ना इमिट आउट करवाते हो तो वो क्या करता है कि यहाँ पर ये देखो ये क्रॉस किसको बता रहा है? ये जो क्रॉस लगे हुए ना ये असल में मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो ये BIN लिखा है, इसको कहते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने अप्लाई किया। अब मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होगा? जब ये इमिट आउट होंगे ना तो ये यहाँ पर आने के बाद ये ड्रिफ्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सीधे चले जाएंगे, जो प्रोटॉन होंगे वो इस तरफ ड्रिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, हमारे पास एक वो होता है चार्ज टू मास रेशियो का प्रोसेस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है पूरी। तो उसमें जो है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो हमारे पास जो है ना होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं, बिकॉज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो वो सीधा जाने के बजाय
वो सीधा जाने के बजाय वो यहाँ चले जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो भी इसी तरह बिहेव करेंगे, वो भी ड्रिफ्ट कर जाएंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्रोटॉन जो कि अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो वो इस तरह ड्रिफ्ट कर जाएंगे। और जो बीटा पार्टिकल्स जिसमें हमारे पास ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। और गैमा रेज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो ये इस तरह सीधा सीधा जो है क्या करेंगे, या यहाँ पर इसको डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। द चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपसे यही कहा कि चार्ज पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्ट किया है अलग अलग डायरेक्शन में, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से। लेकिन गैमा रेज डिफ्लेक्ट नहीं हुई बिकॉज इट हैज नो चार्ज, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब लैम्डा क्या है, ये कह रहा है वो डीके कांस्टेंट है, और वो क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर न्यूक्लियस पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। अगर मैं इस एन को यहाँ जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस एन से। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये क्या है, असल में प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है किसके, ऑफ डीके का पर न्यूक्लियस, यानी एक सेकेंड में एक न्यूक्लियस में कितना डीके के होने के चांसेस हैं, वो क्या कहला रहा है, वो कह रहा है वो डीके कांस्टेंट है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट dn अपॉन dt इज नेगेटिव। ये कह रहा है कि जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बता रहा है कि ये वाली चीज जो होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लाई, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है द रेट एट विच अ पर्टिकुलर डीके प्रोसेस, ये आपके पास क्या होगा, इसके ये बता रहे हैं कि नेगेटिव होगा। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो असल में क्या होगा कि n जो है, जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई है, इसमें जो है टाइम टू टाइम जो है ये क्या होता है, इसमें कमी आती जाएगी। और जब किसी चीज में टाइम के हिसाब से कमी आती जाती है तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये नेगेटिव साइन से शो किया जा रहा है। ठीक है, और इस इक्वेशन को मजीद निखार करके नीचे लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें n यहाँ था मौजूद, हम n को यहाँ ले आए और d की रिस्पेक्ट से जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे dt को हम यहाँ पर लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये है, इसको ना अब क्या किया है कि देखो, ये जो आपके पास इक्वेशन थी ना पीछे वाली इक्वेशन को जो हमारे पास ये थी, हमने इसको ये लिखा था dn अपॉन n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था, लैम्डा और dt। इसको हमने क्या किया कि हमने ना इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद ना हमने इसको क्या किया है कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो है, सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी, यहाँ पर माइनस आएगा, ई n इज इक्वल्स टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर 3। इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है भेज दूंगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जो है लिखा है। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, अब देखो यहाँ पर दिखाया है इन्होंने कि प्लॉट ऑफ द एक्सपोनेंशियल डीके, जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, और एन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी यहाँ पर हमें पता भी चल जाएगा कि वेयर एन नॉट कांस्टेंट, एन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डीके रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई को। यानी हमारे पास है क्या, हमारे पास जब डीके नहीं हुआ, इस वक्त हमने टाइम ले लिया, टाइम की लिमिट ले ली 0, और उस वक्त हमारे पास जब n जो कि क्या है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई है, जब उसमें जब टाइम 0 था उसमें क्या हुआ, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया n नॉट से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 shows that the number of undecayed radioactive nuclei in a decreasing exponentially, यानी ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर इन्होंने ग्राफ लिया हुआ है, ये देखो, ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपके पास n इंटू टी है, यानी टाइम के हिसाब से इसमें कमी आएगी। यहाँ पर इन्होंने हाफ लाइफ लिया हुआ है, ठीक है, इसको t से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर इसको जो है, सॉरी, हाफ लाइफ का ही दिखाया हुआ है, टी हाफ, 2t हाफ। अब यहाँ पर क्या किया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास, हम जो है हाफ लाइफ इतनी ले रहे हैं, पूरी हाफ लाइफ ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि हमारे पास जो n नॉट है,
एन नॉट है। अच्छा, हमारे पास जो है ना प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। एन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नॉट हमारे पास उस डीके उस न्यूक्लियाई को जो है प्रेजेंट कर रहा है जब हमारे पास उस सैंपल में, उस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में डीके का प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन जब होना शुरू हुआ तो टाइम टू टाइम उसमें क्या डिक्रीजिंग का प्रोसेस आया और ये चीज डिक्रीज हो रही है। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसमें कितना डीके आ चुका था, उसकी हाफ उसका जो है डीके हो चुका था। यानी अगर वो एन नॉट था तो उसमें तकरीबन हाफ उसका डीके हो गया और उस वक्त उसकी हाफ लाइफ उन्होंने कितनी कही, उसकी हाफ लाइफ ये थी। ठीक है, फिर उसमें जो हाफ था उसका भी कितना, उसका भी 1/4 टाइम माइक बंद कर दीजिए। यहाँ पर 1/4 एन नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब उसका जो है एन नॉट का सिर्फ हमारे पास कौन सा हिस्सा बचा है, 1/4 हिस्सा बचा है। यानी इसका मतलब है कि एन नॉट के 3/4 हिस्सा हमारे पास खत्म हो चुका है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, जब हमारे पास इसकी हाफ लाइफ टी हाफ थी तो हमारे पास इस न्यूक्लाई का, जो कि ये न्यूक्लाई समझ लो कि ये पूरा क्या है, एन नॉट है, कि इसमें इस वक्त डीके नहीं आए। जब टी हाफ हुआ तो इसमें आधा जो है क्या हो गया, आपके पास आपके पास इसमें डीके हो गया। ठीक है, और जब डी हाफ लाइफ डबल टाइम गुजर गई तो आपके पास इसके कितने हिस्से में फर्क, कितने हिस्से में आ चुका था, 1/4 हिस्सा सिर्फ जो है ना आपके पास इसमें डीके हो चुका था। यानी वे सिर्फ, यानी इसका मतलब है 3/4 हिस्से में डीके हो चुका है और कितना हिस्सा सिर्फ बचा है, 1/4 जो है एन नॉट का हिस्सा आपके पास सिर्फ बचा है, ये वाला हिस्सा सिर्फ बचा है। और ये वाले हिस्से में इतने पार्ट में इसके ऊपर डीके आ चुका है टाइम टू टाइम। द टाइम इंटरवल टी हाफ असल में क्या है, इज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, इसकी हाफ लाइफ जो है हमारे पास जो है ना टाइम टू टाइम जो है क्या हो जाती है, वो भी जो है उसमें भी कमी आती है। प्लॉट ऑफ द एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई। अच्छा, ये भी जो है आपके पास हाफ लाइफ क्या हो गई, इसकी डबल हो गई। जब इसका हमारे पास सिर्फ कितना बचा, इस न्यूक्लाई का 1/4 हिस्सा जिसमें डीके नहीं हुआ है। प्लॉट एक्सपोनेंशियल डीके, द वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वर्टिकल एक्सिस पे आपने रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई का जो है डीके वो लिया है और आप इसको दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है और आप इसमें दिखा रहे हैं कि टाइम टू टाइम आपके पास जो डीके का प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन है, इसमें आपके पास एन क्या है, एन आपके पास होता है नंबर ऑफ न्यूक्लाई, जिसमें हम देख रहे होते हैं इक्वेशन, जब हमने पहले की इक्वेशन की बात करें तो एन को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उस न्यूक्लाई से जब इसमें जो है ना टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा था। और हमारे पास जब फाइनल इक्वेशन आ गई है तो हमने कुछ लिमिट्स अप्लाई करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि ये 2t हाफ है फॉर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो कंप्लीट डीके हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर टाइम यहाँ पर 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, और यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एन नॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप देखो कि टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो लिमिट्स लेंगे ना, इन्होंने जो लिमिट्स लिया है, जब t 0 है तो एन को एन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आपके पास टाइम जो है पूरी तरह क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पूरा t डैश हो गया, मैं इसको टी डैश कह दूं यहाँ पर टाइम को, तो आपके पास ये एन नॉट क्या हो जाएगा, यानी एन आपके पास क्या आ जाएगा, असल में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वो चेंज हो गई, यानी यहाँ पर जो लिमिट्स अप्लाई की हैं उसके हिसाब से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया। वेयर द कांस्टेंट एंड नॉट रिप्रेजेंट द अनडीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई, कब, जब t 0 है। इक्वेशन 3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ अनडीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई है उसमें हमने ये देखा इसके हिसाब से कि आपके पास इसमें जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आ रहा है टाइम के हिसाब से, तो वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हमारे पास जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई है उसमें जो डीके
आ रहा है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। द प्लॉट ऑफ एन वर्सेस, ये हमने एक ग्राफ भी दिखा दिया और हमने इसमें देखा कि एक्सपोनेंशियली जो है ये डीके हो रहा है नेचुरली तौर पे। the curve is similar to that of the time variation of electric charge on a discharging in an RC circuit। हमारे पास जब कोई RC सर्किट होता है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर रेजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर होता है। हम अगर इस क्या करें कि अगर मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इस सर्किट को ओपन कर दिया, तो जो भी पहले चार्जिंग होगी अब उसको कोई चार्ज नहीं मिल रहा, तो टाइम टू टाइम क्या होगा, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा जैसे ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास ये जो ग्राफ आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जब आपके पास कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो आरसी सर्किट में। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये आपके पास आरसी सर्किट कहलाता है। इस वक्त आपका डीके हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई जब डीके होता है, देखो कोई भी जो कैपेसिटर होता है चार्ज बहुत जल्दी होता है लेकिन डिस्चार्ज बहुत देर में होता है, क्योंकि उसका एक डिस्चार्जिंग आपके पास वहां पर एक वैल्यू होती है टाइम कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर एक डीके कांस्टेंट है ना, तो वहां पर एक टाइम कांस्टेंट होता है। वो टाइम कांस्टेंट जो है हमारे पास आर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसमें इनमें से कोई भी वैल्यू जिसको हम टॉ कहते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास जो है कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने में टाइम लेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि डीके रेट आर विच इज द नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड कैन बी ऑब्टेन इन इक्वेशन। अब इन्होंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन और पहले वाली जो इक्वेशन थी उन दोनों को इन्होंने कर दिया है कंबाइन। ठीक है, यहाँ पर ये यानी ये वाली इक्वेशन, इन्होंने ये वाली इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, और जो हमारे पास पीछे से जो इक्वेशन आई थी ये इक्वेशन नंबर हमारे पास देखिए, अभी भी बीच में अब अभी आ रहे होते हैं, मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी। ये जो इक्वेशन है हमारे पास अब कितनी डिस्टरबेंस हो रही होती है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और हमारे पास आगे वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम जो है कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। जब इन्होंने कंबाइन किया, ये वाली चीज हमारे पास किसके इक्वल थी, यहाँ पर ये पूरी चीज हमारे पास यहाँ पर माइनस के इक्वल आ रही थी, और लेकिन ग्राफ में जब हम दिखा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया कि अब ये नेगेटिव साइन को इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया है, क्योंकि ये पूरी चीज किसके इक्वल आ रही है, ये किसके असल में इक्वल हो गई। इन्होंने बताया कि डी के आर विच इज द नंबर ऑफ डी के पर सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जब कंबाइन किया है हमारे पास, तो इस चीज को तो हम किसके किसके इक्वल कर चुके हैं, इस चीज को हमने पूरा इंटीग्रेट कर दिया और वो किसके इक्वल आ रही थी, इसके इक्वल आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली चीज है, ठीक है, ये वाली चीज किसके इक्वल थी, इसका हमने इसको कहा कि ये वाली चीज किसके इक्वल थी, इनिशियली तौर पे पीछे से हम जाएं तो ये इसके इक्वल आ रही थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने यहाँ नेगेटिव साइन अभी नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास जो है हमें इसको दिखाना है, जो कि क्या है असल में डी के रेट है। डी के रेट है जिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी और इसको भी। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो जिसमें डी के आ रहा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल था, एन लैम्डा एन नॉट के। इसको रिप्रेजेंट हमने किसके साथ कर दिया, इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं आर से। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में लैम्डा एन नॉट जो है इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर इन्होंने, आर नॉट से। ठीक है, इसको आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन हमने इस इक्वेशन को बहुत ही स्मॉल कर दिया। ठीक है, या इस इक्वेशन को और आसान बना देते हैं, किस तरीके से, एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लैम्डा है और यहाँ पर भी लैम्डा है और ये एन नॉट है, मैंने आगे पीछे लिख दे रही हूँ, ई माइनस लैम्डा। अगर ये चीज मेरे पास आर के बराबर है, सिंपल, ठीक है, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, देखो चेंज किस में आया है, लैम्डा तो चेंज नहीं हुआ, रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई में हमारे पास चेंज आया, तो ये हो जाएगा आर नॉट। ये यानी चेंज किस में आएगा, आर नॉट, और ये पूरी की पूरी चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इस तरह हो जाएगी, यानी आर इक्वल हो जाएगा आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी। और आर नॉट असल में क्या है, डी के रेट है। फिर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास आर नॉट क्या है, देखो यही मैं आपको बता रही थी ना कि आर नॉट किसके बराबर है,
आर नॉट किसके बराबर है, लैम्डा आर नॉट के बराबर है, और ये वो डी के रेट है जब हमारे पास टाइम क्या था, 0 था, और डी के रेट हमारे पास सैंपल का वो है, हमें ये क्या बता रहा है, इज रेफर टू इट्स एक्टिविटी, इट्स रेफर टू इट्स एक्टिविटी। आप लोग मुझे बीच में आके इतना तंग कर रहे होते हैं कि मेरे लिए आगे जाना मुसीबत हो जाता है, एक दफा में कोई भी नहीं आता है, कई बार आप लोगों को समझाया भी है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैंने पीछे की क्वेश्चन आपको बताई कि लैम्डा एंड नॉट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डी के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर नॉट के, जब टाइम आपके पास 0 है। डी के रेट आर किसी भी सैंपल का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, उसकी जो परफॉर्म हुई भी होगी। नोट दैट बोथ एन और आर डिक्रीज, यानी अब ये देखिए कि आपके पास एन हो या आर हो, वो दोनों ही जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Another parameter useful in characterizing the radioactive decay is the half life. हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर होता है जब हम रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लाई की बात कर रहे होते हैं तो वो भी यूजफुल होता है, और वो कौन सी चीज होती है, हाफ लाइफ। और इसमें भी हमारे पास, अच्छा हाफ लाइफ में बताओ डीके होता है, हाफ लाइफ की में कमी आती है टाइम गुजरने के बाद, कौन मुझे बताएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, हाफ लाइफ जो होती है किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई की, क्या टाइम टू टाइम उसमें भी कमी आती है या वो डबल हो जाती है, मुझे मैसेज पे नहीं, उस पे आके बताइए माइक पे। कमी आती है मिस। कमी आती है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था कि हमने जो है ना हाफ लाइफ को डिस्क्राइब भी किया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई डीके। अब ये कह रहा है कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या डिस्क्राइब कर रही होती है, हाफ लाइफ किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट के उस इंटरवल टाइम को डिस्क्राइब कर रही होती है कि ड्यूरिंग, जब आपके पास उस रेडियो एक्टिव का हाफ हिस्सा क्या हो गया हो, डीके हो गया हो। टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ बी फर्स्ट, यानी वो ये बता रही होती है कि ये इंटरवल है और इस इंटरवल में अब इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई का हाफ हिस्सा बचा है और हाफ हिस्सा इसमें डीके हो चुका है। तो वो जो है उस रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई को हम, उसकी जो लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अब हमें अगर हाफ लाइफ फाइंड करनी है, उन्होंने क्या किया, पीछे वाली ही चीजें यूज की हैं लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज किया है। वी फर्स्ट सेट n इज इक्वल्स टू एन नॉट। मैंने आपसे क्या कहा था, एंड आपके पास जो है क्या है, डीके वाला, जब आपके पास उस चीज में डीके नहीं हुआ तो वो n है, ठीक है, और n n आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल है किसके, n नॉट अपॉन 2 के, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास असल में हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ असल में हमारे पास वो टाइम इंटरवल है जब हमारे पास उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई में क्या है, हाफ डीके आ चुका हो, इसीलिए हमने n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n नॉट अपॉन 2 से, ठीक है। और t जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ को, तो जो पीछे वाली इक्वेशन थी यहाँ पर n था तो यहाँ पर ये पुट कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास पीछे से आ रहा था जो है कुछ लैम्डा एन नॉट, तो वहां पर हमने जो है यहाँ पर पुट कर दिया क्या, टी हाफ पुट कर दिया, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, यहाँ पर एन नॉट है, ठीक है। कैंसिलिंग एन नॉट फैक्टर्स, अब क्या किया, दोनों साइड पे एन नॉट को कैंसिल कर दिया, और बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड वी ऑब्टेन, हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगी, कुछ, क्योंकि एन नॉट कैंसिल होगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, फिर दोनों साइड पे क्या करते हैं, दोनों जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है, ई लैम्डा ई माइनस लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि टी को हमने क्या लिया है, टी हाफ लिया है, इसलिए यहाँ पर टी की जगह आपको टी हाफ नजर आ रहा है, इस तरीके से आया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, दोनों साइड पे हमने जो है ना क्या अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, यानी हमने जो है यहाँ पर एल एन अप्लाई कर दिया, नेचुरल लोगैरिथम अप्लाई किया, तो हमारे पास सॉल्व होके ये आंसर आया है, ठीक है। एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा टी हाफ आपके पास जो है यहाँ पर बचेगा, तो ये इस तरीके से टी हाफ जो है को हम लैम्डा को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एल एन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, एल एन 2 ही हो जाएगा, और लैम्डा यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे
तो हाफ लाइफ आपके पास किसके बराबर आ जाती है, ln2 अपॉन लैम्डा। और ln2 जो है हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, तो वो बराबर होता है 0.693 आफ्टर टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 हाफ लाइफ। अब आपके पास कितना टाइम गुजरता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना टाइम इंटरवल इक्वल है 1 हाफ लाइफ के, तो क्या होता है कि आपके पास कितना, हमने बात की कि हमारे पास जब हाफ टाइम गुजर चुका है तो उस वक्त हमारे पास उस रेडियो एक्टिव में जो डीके आया है उसमें तकरीबन उसकी हाफ लाइफ अब जो है खत्म हो चुकी है बाय डेफिनेशन। आफ्टर 2 हाफ लाइफ हमारे पास वो पूरा ही तकरीबन गुजर जाता है, न्यूक्लियर रिमेनिंग बाय डेफिनेशन आफ्टर 2 हाफ लाइफ वो सिर्फ थोड़ा सा ही बचता है, यानी एक लाइफ आप उसकी। अच्छा, half of these negative nuclei have decayed n upon 4। देखो पहले वो कह रहा है कि जब आपके पास टाइम इंटरवल किसके बराबर था, हाफ लाइफ के बराबर था, यानी टी हाफ था, तो उसमें कितना डीके आता है, यानी आपके पास उस रेडियोएक्टिव डिक्लाई की हाफ लाइफ खत्म हो चुकी होती है, यानी वो आधा हो चुका होता है, आधा उसमें डीके हो चुका होता है। और जब उसका कितना टाइम गुजर चुका होता है, 2 हाफ लाइफ उसकी गुजर जाती हैं, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो आपके पास पूरा टाइम गुजर गया। फॉर एग्जाम्पल 60 मैंने कहा कि मेरे पास कितने 60 सेकंड्स गुजरे, या मैं कहूँ 30 सेकंड्स मेरे पास गुजरे हैं। अब एक मैंने उसको क्या कह दिया, मैंने 1 मिनट का हाफ किया हुआ है, अब मजीद 30 सेकंड्स गुजर गए, यानी पूरा 1 मिनट गुजर गया, तो मेरे पास अब वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कितना रह गया, उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा मेरे पास बच गया। आफ्टर 3 हाफ लाइफ वो कितना हो जाएगा, तो n नॉट अपॉन 2 इसका बच जाएगा, यानी आपके पास 1/8 पार्ट इसका बच जाएगा, इसी का 1/8 पार्ट बचेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और n हाफ लाइफ का मतलब है कि उसमें कितना जो है वो डीके होगा। देखो इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। अगर n हाफ लाइफ्स हो तो क्या होता है कि n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 n, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n असल में रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, ठीक है। एक मिनट, where n be the integer और नॉन इंटीजर, एंड n जो है आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। फ्रिक्वेंटली यूज एक्टिविटी के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, इस पे जो काम किया था, ये सारा काम जो है क्यूरी ने किया था, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी की थी वो हेनरी बेग्यूरियल ने की थी, ठीक है। अब हेनरी से एक नाम चीज याद आती है, जो इंडक्टर्स होते हैं उसका जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है आपके पास, वो भी आपके पास क्या होता है कि वो यूनिट जो है इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है। खैर वो तो एक अलग चीज हो गई। इन दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलकर जो है रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। तो हमारे पास इस क्यूरी ने जो है अपने नाम से जो है एक्टिविटी का यूनिट जो है डिस्क्राइब कर दिया। तो 1 क्यूरी हमारे पास बराबर होती है 3.7 इंटू 10 की पावर डी के पर सेकेंड, ठीक है, ये एक्टिविटी बताइए। और एक्टिविटी असल में हमारे पास क्या बता रही है, वो डी के रेट जिसमें हमारे पास इतने टाइम्स फर्क आ जाता है, ठीक है। अगर किसी हम न्यूक्लाई को ऐसा न्यूक्लियर जिसमें डीके नहीं आया है और हम उसको डीके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो असल में हमें उसकी एक्टिविटी का पता चल जाता है, और वो एक्टिविटी किसके कितने की इक्वल होती है, 3.7 टाइम्स इंटू 10 की पावर डीके पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ओरिजिनली हमारे पास, अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल, मैंने अगर लिया 1 ग्राम रेडियम, रेडियम क्या है आपके पास, एक रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट है। इसका यूनिट हम ऐसा यूनिट जो है बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हमने देखा था क्यूरी के हिसाब से देखा था, अब हम बेग्यूरियल के हिसाब से देख रहे हैं कि 1 बेग्यूरियल किसके बराबर होता है, 1 डीके पर सेकंड। ये इन्होंने जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन की, अब यहाँ पर देखो इन्होंने बताया देयर फॉर 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेग्यूरियल। अब पीछे जाऊं मैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये क्या लिखा है, 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 की पावर डीके पर सेकेंड, जबकि एक डीके, मेरे पास एक डीके पर सेकेंड किसके बराबर है, मेरे पास एक डीके पर सेकेंड बराबर किसके है, इतने टाइम्स के बराबर है। तो अगर मैं इसको क्या करूं कि मेरे पास ये चीज ये चीज यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास ये आएगा कि 1 अपॉन डीके पर सेकेंड कितने क्यूरी के बराबर होगा, 1 अपॉन दिस वैल्यू। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं जब ये बताना चाह रही हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो है ये जो चीज 1 डीके मेरे पास किसके बराबर आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को जो मेरे पास आ रही थी, कितनी मेरे पास ये आ रही थी, पीछे से अगर मैं लूं 1/3.7 इंटू 10 की पावर 10, ये चीज मेरे पास यहाँ आ रही थी, पीछे से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, अच्छा ये चीज रिप्लेस हो जाएगी किससे, क्यूरी से, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जाएगी, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही थी वो यहाँ जाके बेगुरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मुझे जो है इन टर्म्स ऑफ क्यूरी एंड बेगुरियल की भी फॉर्मेशन समझ में आ गई, और डीके के किस तरह है, और उस तरीके से किस तरह ये भी मुझे, यानी तो ये क्या है आपके पास, बेगुरियल हो या क्यूरी हो, दोनों ही यूनिट किसके हैं आपके पास, दोनों ही यूनिट आपके पास जो है एक्टिविटी के हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, क्यूरी जो है एक लार्ज यूनिट है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1 क्यूरी बराबर है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 1 बेगुरियल किसके बराबर है, 1 डीके पर सेकेंड। तो ये यूनिट ज्यादा बड़ा हुआ। तो इसलिए द मोर फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट, हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो यूनिट यूज होता है, ये वाला यूनिट यूज होता है हमारे पास एक्टिविटी में। यानी सवाल में आगे एक्टिविटी हमें गिवन होती है, ज्यादातर क्यूरी में गिवन होती है, ठीक है। और वो यूनिट्स एक्टिविटी का किस फॉर्म में दिया होता है, या तो मिली क्यूरी दिया हुआ होगा या माइक्रो क्यूरी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, और फिर यहाँ हम वाइंड अप करते हैं। स्टिमुलेटेड, मैंने हम लोग से कल बात की थी, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शंस का, तो हमारे पास 2 टाइप्स के जो है इमिशंस होते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। अब यहाँ ये जो इमिशंस हो रहे होते हैं, ये असल में लेज़र का जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं, लेज़र लाइट जो होती है, उसमें ये सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन और वहाँ पर सब कुछ हो रहा होता है, मेटा स्टेबिलिटेड। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि स्टिमुलेटेड इमिशन जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो रहा है, ये टी है, स्टिमुलेटेड इमिशन। इन स्टिमुलेटेड इमिशन इलेक्ट्रॉन इन अ हायर एनर्जी स्टेट, स्टिमुलेटेड इमिशन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट में मौजूद होता है, और वो इंटरेक्ट करता है फोटोन से, स्टिमुलेट होता है और लोअर एनर्जी में वापस आ जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हो क्या रहा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा होता है, और अगर उसको वापस आना है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो फोटोन से इंटरेक्ट कर रहा है, और फोटोन से इंटरेक्ट करने के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आए, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपनी एनर्जी फोटोन को दे दी। जब उसने फोटोन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उसको अपनी एनर्जी दे दी, तो क्या होगा कि हमारे पास वो लोअर एनर्जी स्टेट में जो वापस आएगा उसने, और जो एनर्जी दी है वो एनर्जी फोटोन जो उसने ली है वो उसको इमिट करेगा, किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट आउट करेगा। और जो वहां पर इमिशन होगा वो कौन सा इमिशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन में वो कह रहा है, इफ एन एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट, अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, it may spontaneously decay into a lower energy state after some time, releasing energy the form of photon which is emitted in a random direction। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास एटम मौजूद है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें जो है उसमें जो डीके होगा, जब वो वापस जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में तो वो था, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल वो लोअर एनर्जी लेवल में मौजूद होता है, कुछ टाइम बाद वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, तो जो उसमें डीके होता है, उसमें जो डीके होता है वो स्पॉन्टेनियसली डीके होता है। वो क्या करता है, जो एनर्जी अपनी फोटॉन्स को दे रहा होता है, असल में वो जो है इमिटेड आउट हो रही होती है रैंडम डायरेक्शन में, कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। जिस एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होगा वहां पर जो है, जब वो वापस आ जाएगा तो जो रिलीज करेगा ना वो आपका क्या हुआ, रिलीजिंग जो उसने एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन निकाली, वो आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन कहलाएगा। और वो प्रोसेस क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन का। इसमें हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है, डीके आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, लेकिन जो है इमिशन आपके पास यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फोटोन है रिलीजिंग एनर्जी द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है डीके में वो फोटोन की फॉर्म में कर रहा है, और उसकी कोई डायरेक्शन क्या है, वो कोई खास डायरेक्शन हमें नहीं पता है, उसकी रैंडम डायरेक्शन है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कह रहे हैं। आज का जो है चीजें मैं यहीं तक खत्म कर रही हूँ।
अब इंशाल्लाह मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगी न्यूमेरिकल्स की, जो कि मेरी हैंड रिटन ही होंगी, तो मैं आप लोगों को वो कल तक दे दूंगी, ठीक है। और मैं यूट्यूब पे भी उसको डाल दूंगी। आज के लिए इतना ही है, ये कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, वेट कीजिएगा।